हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बी पॉजिटिव, है ना? मैं ऐसा ही सोच रही हूँ और ऐसा ही होना भी चाहिए। इस कोरोना के टाइम में हम लोग पढ़ाई को जारी रखने के लिए वीडियो से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, बुक के साथ मिलाइए। ऐसे ही हमें पढ़ना है। काफ़ी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। 11 का कोर्स काफ़ी लंबा है, पर मैं बहुत धीरे लेके आपको चल रही हूँ। एक तो आप 11 में एकदम नए हैं, न्यू चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, और बहुत डीप में जाकर आपको पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा मटीरियल ही आपको भेज रही हूँ। थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन कोर्स हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तक विटेकर के वर्गीकरण में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जगत क्रांति में भी हमने ब्रायोफाइटा तक पढ़ लिया। ब्रायोफाइटा कैसे पौधे थे? असंवहनी पौधे थे, जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब आज जो हमको पढ़ना है, ऐसे पौधे पढ़ना है जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक मीन्स ट्रैक, भोजन के आने जाने का, पानी के आने जाने का ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता, और इसीलिए उसका नाम क्या है? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैक है इसीलिए ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा का मुख्य जो लक्षण वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम, यानी संवहन ऊतक का पाया जाना। इसको मैंने लॉजिकली आपको बताया कि ट्रैक रास्ता है, पानी भोजन के आने जाने का है, ऐसे रोड्स हैं, ट्रैक है, इसीलिए ये ट्रैकियोफाइटा में आता है। तो ट्रैकियोफाइटा में भी है कि बीज अनुपस्थित, ऐसे पौधे जिनमें बीज अनुपस्थित होते हैं उनमें आता है एक वर्ग, जिसे हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या है, इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में आज हमको पढ़ना, ठीक है? तो टेरिडोफाइटा कैसे पौधे हैं? टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा जो है ये बीजाणुद्वीप होता है। मुख्य पौधा बीजाणुद्वीप, बीजाणु उत्पन्न होता है, यानी बीजाणुद्वीप का मतलब क्या होता है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला। यह द्विगुणित होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। यह द्विगुणित होता है। इसमें 7 जड़ तनाव भी पाए जाते हैं। 7 जड़ तनाव व पत्ती इसमें पाए जाते हैं, इसमें टेरिडोफाइटा में। अब इसको सत्य क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी जो जड़ है उसमें सारे अधिकतम ऊतक है, जाइलम फ्लोएम भी है, तना में भी है और पत्तियों में भी है, इसलिए कहा जा रहा है सत्य जड़ तनाव भी पाए जाते हैं। फिर इनमें जो इनका युग्मकोत्थित होता है वो बीजाणुद्वीप पर कुछ समय तक निर्भर रहता है, बाद में वो अपना स्वपोषी हो जाता है। अब इसमें जो जन्म होता है उसके लिए पौधे पर, यानी बीजाणुद्वीप पौधे पर लघु व गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं। लघु और गुरु बीजाणुपर्ण, लघु और गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं। ये लघु और गुरु जो बीजाणुपर्ण होते हैं, इनमें लघु पर्ण यानी पत्ती, पत्तियों के कक्ष में लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी होती है। तो जिन पत्तियों के कक्ष में लगे होते हैं, यदि पत्ती के कक्ष में लघु बीजाणुधानी है तो उसे लघु बीजाणुपर्ण कहेंगे, और यदि पत्ती के कक्ष में गुरु बीजाणुधानी है तो उसे गुरु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। इसमें लघु व गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न होती हैं।
ये लघु व गुरु बीजाणुधानी शंकु बनाती हैं। लघु व गुरु बीजाणुधानी से स्ट्रोबिलस या शंकु का शंकु बनता है। ये संख्या में अधिक होती है तो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वो शंकु जैसा दिखाई देती हैं। इसके बाद इसमें बीजाणुद्भिद जो है, जो बीजाणुद्भिद है के अंकुरण से मुख्य पौधे पर ही, मुख्य पौधा यानी कौन सा? बीजाणुद्भिद। अंकुरण से युग्मकोद्भिद उत्पन्न होते हैं। युग्मकोद्भिद उत्पन्न होते हैं मतलब जो क्या उत्पन्न करेंगे? युग्मक उत्पन्न करेंगे। युग्मक का मतलब होता है नर कोशिका और मादा कोशिका। ये जो नर युग्मकोद्भिद है और मादा युग्मकोद्भिद, इनमें ये समबीजाणु भी हो सकते हैं, विषम बीजाणु भी हो सकते हैं। यदि ये समबीजाणु है तो दोनों नर कोशिका मादा कोशिका एक सी होगी, अन्यथा अलग अलग होगी। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक व मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होता है और ये जो युग्मक है इनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि नर युग्मक चल होता है। निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। निषेचन यानी नर कोशिका और मादा कोशिका का मिलना। इसमें पुष्प, फल व बीज नहीं पाए जाते। पुष्प, फल व बीज नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। ना पुष्प होते हैं इसमें, ना फल लगते हैं और ना ही बीज होते हैं। तो निषेचन के बाद जो बनेगा उसके अंकुरण से फिर से कौन उत्पन्न हो जाएगा? बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद कैसा होगा? द्विगुणित। युग्मकोद्भिद कैसा होगा? आगुणित। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण यानी एक पीढ़ी 2n वाली होती है यानी द्विगुणित होती है तो दूसरी पीढ़ी आगुणित होती है। पीढ़ी एकांतरण विषम रूपी होता है। विषम रूपी होता है, इसका मीनिंग क्या है इसको आप समझ लीजिए। विषम रूपी होता है मतलब देखो पीढ़ी एकांतरण का मतलब है एक जीवन चक्र 2 पीढ़ियों में खत्म होगा। 2 पीढ़ी मतलब एक द्विगुणित पीढ़ी और एक आगुणित पीढ़ी। इसमें द्विगुणित पीढ़ी कौन सी है? बीजाणुद्भिद। और आगुणित पीढ़ी कौन सी है? युग्मकोद्भिद। दोनों जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। अब इसमें जो बीजाणुद्भिद है वो अलग दिखता है, अलग टाइप का दिखता है और जो युग्मकोद्भिद है वो अलग तरह का दिखता है। दोनों देखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण कैसा है? विषम रूपी। यदि दोनों पीढ़ियां एक जैसी हो तो क्या बोला जाएगा? समरूपी। ठीक है। अब इसका एक और विशेष लक्षण है कि इसके जाइलम में वाहिका अनुपस्थित होती है। जाइलम में वाहिका
तथा फ्लोएम में सह कोशिका अनुपस्थित होती है। फ्लोएम में सह कोशिका अनुपस्थित होती है। अब जाइलम में वाहिका, जो जाइलम है ये एक जटिल ऊतक है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाइलम फाइबर, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका और जाइलम पैरेन्काइमा 4 कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो वास्तविक जाइलम है। इसका जो जाइलम है इसमें क्या नहीं पाई जाती, वाहिका नहीं पाई जाती। किसका? टेरिडोफाइटा का। ठीक, कोई भी किसी भी पौधे का जिसमें सत्य जाइलम पाया जाएगा कितनी कोशिकाओं का बना होता है? 4 कोशिकाओं का। कौन कौन सी? जाइलम वाहिका, जाइलम वाहनिका, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। किंतु इतना बड़ा पौधों का जगत है, उसमें वेरिएशंस हैं। तो ये जो टेरिडोफाइटा है इसमें जाइलम की वाहिका नहीं पाई जाती। जाइलम होगा लेकिन 4 कोशिकाओं में से केवल कितनी होगी? 3, एक जाइलम वाहिका नहीं होगी। वैसे ही फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में होती है फ्लोएम चालिनी कोशिका, फ्लोएम सह कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। 4 कोशिकाएं मिलकर फ्लोएम बनाती हैं। तो इस पौधे में क्या होता है? इस पौधे में फ्लोएम तो है परंतु उसमें भी कितनी कोशिकाएं हैं? केवल 3। जाइलम की चालनी नलिका, फ्लोएम की चालनी नलिका है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, किंतु क्या नहीं है? फ्लोएम में सह कोशिका अनुपस्थित है। ये थे इसके मुख्य लक्षण। इसका उदाहरण है जैसे सिलेजिनेला। सिलेजिनेला बहुत ही छोटा सा पौधा होता है, भूमि के निकट लगता है और ये जो पौधा है इसमें बीजाणुद्भिद और जो युग्मकोद्भिद है वो अलग अलग लगते हैं, एक दूसरे के उससे अंकुरित होते हैं। इसके अन्य उदाहरण है जैसे इक्विसिटम। इक्विसिटम में क्या होता है? पत्तियां अलग लगती हैं और उसके जो कोन्स हैं अलग लगते हैं, पर्वसंधियां पाई जाती हैं। कोन्स जो है वो स्ट्रोबिलस टाइप के होते हैं, उनमें बहुत सारी बीजाणुधनियां एक साथ लगी होती हैं। इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है जिनके लक्षण अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ट्रेक्योफाइटा का आर्थिक महत्व। बहुत ही कम इसका आर्थिक महत्व है, बहुत ही कम है इसका आर्थिक महत्व, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि इसके कुछ पौधे सजावटी होते हैं। अधिकतम तो इसके पौधे सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला है कि ये सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। सजावटी पौधे होते हैं, इसकी अधिकतम प्रजातियां सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। सिलेजिनेला की बहुत सारी प्रजातियां, सिलेजिनेला पौधे की एक वैरायटी है टेरिडोफाइटा के। सिलेजिनेला की कई प्रजातियां मृदा अपरदन को रोकती हैं, मृदा को बांध कर रखती हैं और उसे यहाँ वहाँ मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे इधर उधर जाने नहीं देती। सिलेजिनेला की कई प्रजातियां मृदा अपरदन को रोकती हैं। यानी यदि किसी स्थान पर पानी के द्वारा मिट्टी को नहीं बहने देना है तो ये प्रजातियां लगा देने से मिट्टी का नुकसान नहीं होगा। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम से होम्योपैथिक की दवा बनाई जाती है। लाइकोपोडियम से होम्योपैथिक की जो दवा बनाई जाती है उसका नाम भी लाइकोपोडियम ही है। और वो दवा किस काम आती है?
त्वचा रोगों के काम में आती है। लाइकोपोडियम से त्वचा रोगों की दवा बनाई जाती है। होम्योपैथिक दवा है ये, उसका नाम भी लाइकोपोडियम ही है। ठीक, फिर इसमें जो एक पौधा जिसका नाम है सिलेजिनेला की प्रजाति है पेरिफर, सिलेजिनेला पेरिफर। ये जो पौधा है ये किस काम आता है? इसे सजावटी रूप में भी काम में आता है। इसे को पुनरुत्थान पौधा कहा जाता है। पुनरुत्थान पौधा कहा जाता है। तो बच्चों ये था किसका आर्थिक भाग? टेरिडोफाइटा का। आप देख रहे होंगे अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें सबसे कम इसका आर्थिक महत्व है। क्या क्या है? सजावटी पौधे होते हैं, सिलेजिनेला की कई प्रजातियां मृदापर्दन को रोकती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं। लाइकोपोडियम से त्वचा रोगों की दवा बनाई जाती है और सिलेजिनेला पेरिफेर को पुनरुत्थान पौधा कहा जाता है। ये इसका आर्थिक महत्व। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है टेरिडोफाइटा। इसके बाद जो अगला है उसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था संवहनी पौधे में एक ग्रुप था, कौन सा? ट्रैकियोफाइटा। और ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत कौन आ रहा था? टेरिडोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप था वो था स्पर्मेटोफाइटा। कौन सा था? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया था, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अब स्पर्मेटोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है? जो टेरिडोफाइटा है इसमें पुष्प, फल, बीज नहीं होते, लेकिन स्पर्मेटोफाइटा में पुष्प, फल, बीज होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि टेरिडोफाइटा में अपन ने अभी लक्षणों में पढ़ा कि पुष्प, फल और बीज नहीं होते, जबकि स्पर्मेटोफाइटा में पुष्प, फल और बीज होते हैं। किंतु उसमें स्पर्मेटोफाइटा को भी जब दो भागों में बांटा गया तो किस आधार पर बांटा गया कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी। जो अनावृत बीजी है उसमें बीज नग्न होते हैं, मतलब उसके पुष्पों में अंडाशय नहीं होता जो फल बनाए, तो वो उसमें बीज नग्न होते हैं। और आवृत बीजी में जो बीज है वो ढके हुए होते हैं। देखिए शब्दों से ही समझिए, यदि हमारी हिंदी अच्छी है तो हम समझ सकते हैं। अनावृत बीजी, अनावृत होना यानी खुला होना, ओपन होना। अनावृत बीजी यानी खुला हुआ बीज जिस पर कोई भी ढका हुआ, ढकने के लिए कोई भी चीज नहीं है। आवृत बीजी, आवृत यानी ढका हुआ, यानी बीज ढका हुआ। बीज यदि ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है? फल से। जैसे आम आपने देखा होगा, आम का बीज कहाँ होता है? बिल्कुल फल के अंदर बीज ढका हुआ होता है। जबकि आपने देखा होगा सुपारी, ये अनावृत बीजी का उदाहरण है। इसमें फल के ऊपर कोई भी आवरण, बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोफाइटा का पहला भाग अनावृत बीजी। कौन सा पढ़ेंगे? अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म भी इंग्लिश में कहा जाता है। बच्चों मेन बात जो याद रखने की वो कौन सी है? स्पर्मेटोफाइटा में पुष्प, फल और बीज पाए जाते हैं और टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते। तो अब हम स्पर्मेटोफाइटा का कौन सा वाला भाग पढ़ने वाले हैं? जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। अनावृत बिना ढका हुआ बीज, इसे जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। अब इसका पहला लक्षण है कि इसके जो तने होते हैं, जो पेड़ है वो बहुवर्षीय होता है और काष्ठीय होता है, यानी बहुत इसकी लकड़ी कठोर होती है। बहुवर्षीय काष्ठीय पौधा होता है।
पौधा तो नहीं बोल सकते हम इसको। और शाखित या अशाखित तना होता है इस वृक्ष का। आपने देखा होगा खजूर के पेड़, सुपारी के पेड़, नारियल का पेड़, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हम लोग सबको खजूर का पेड़ बोल देते हैं, ऐसा जिसका बहुत लंबा तना है और ऊपर केवल पत्तियां हैं, उसको हम सबको खजूर का पेड़ बोलते हैं। जबकि ऐसा इसमें डिफरेंस है, कोई स्पाइनस है, कोई साइकस है, सबकी प्रजातियां अलग अलग। तो अनावृत विधि का पहला लक्षण क्या है? बहुवर्षीय काष्ठी शाखित या अशाखित तना होता है। तना बहुत ही कठोर होता है। फिर इसमें इसकी जो जड़ें हैं मूसला जड़ होती है, मूसला व शाखित होती है। मूसला जड़ आप जानते होंगे, मूसला जड़ कैसी होती है, मैं थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। जो मूसला जड़ है वो पौधे में इस तरह से, ये जमीन है इसमें इस तरह से होती है। और उसका दूसरा प्रकार है अपस्थानिक जड़, ये इस तरह से पाई जाती है। ये घास वगैरह में पाई जाती है एक बीजपत्री में, और ये द्विबीजपत्री में और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अब इसमें लिखा है कि कैसी होती है? शाखित होती है। तो मूसला जड़ है, ये इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और ये शाखाएं निकली हैं, मतलब ये कैसी होती है? शाखित होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला है, इसकी जो पत्तियां हैं इस पेड़ पर दो प्रकार की पाई जाती है। ये बहुत ही इसकी एक अलग प्रकार की विशेषता, विशिष्ट लक्षण है। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फॉलिएज और दूसरी होती है शल्की। पहला फॉलिएज, ये ग्रीन कलर की होती है, हरी होती है, हरी व स्थायी। स्थायी तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ समय बाद ये सूख जाती है। हरी होती है और दूसरी होती है शल्की पत्तियां। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, शल्की का मतलब ये सूखी व भूरे रंग की होती है और जल्दी जल्दी ये झड़ जाती है। तो पत्तियां कितने प्रकार की होती है? इसमें दो प्रकार की, फॉलिएज और शल्की। फॉलिएज हरी पत्तियां होती हैं, शल्की पत्तियां सूखी और भूरे रंग की होती है। फिर अगला है इसका जो मेन लक्षण कि जाइलम में वाहिका नहीं, जैसे टेरिडोफाइटा में था वैसा ही जाइलम में वाहिका व फ्लोएम में सहकोशिका नहीं पाई जाती। जाइलम में वाहिका, फ्लोएम में सहकोशिका नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद पांचवा है कि इसमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। क्या आप इस शब्द से परिचित हैं? द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। अब ये द्वितीय वृद्धि क्या होती है? देखिए, कोई पौधा धीरे से जन्म लेता है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, तब उसका तना पतला रहता है। और आप देखते होंगे धीरे धीरे तना कैसा होता जाता है? मोटा होता जाता है। तो कैसे मोटा हो जाता है? उसके अंदर एक ऊतक होता है जिसे कैम्बियम कहते हैं। कुछ पौधों में कैम्बियम होता है, कुछ में नहीं होता। यदि नहीं है तो द्वितीय वृद्धि के लिए बन जाता है। उसमें बहुत तेजी से विभाजन होता है जिससे नए नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। ऊतकों की संख्या बढ़ जाती है तो पतला तना धीरे धीरे क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसी को कहा जाता है द्वितीय वृद्धि। तो इसमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, यानी तना पहले पतला होता है, बाद में धीरे धीरे मोटा होता जाता है। फिर इसमें ये विषम बीजाणु होता है। ये इसका पौधा कैसा होता है? विषम बीजाणु होता है। विषम बीजाणु मतलब जो इसमें गुरु बीजाणु वर्ण है, गुरु बीजाणु
धानी व लघु बीजाणु धानी दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप की होती हैं, दिखने में बिल्कुल अलग अलग होती है। जो लघु बीजाणु धानी तो अलग अलग दिखती है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु भी बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। मतलब इसके गुरु बीजाणु अलग टाइप के होते हैं, लघु बीजाणु अलग टाइप के होते हैं। फिर इनमें गुरु जो बीजाणु है वो गुरु बीजाणु जब गुरु बीजाणु धानी से निकलेगा तो गुरु बीजाणु के अंकुरण से सीधे युग्मक नहीं बनता, उससे बनती है मादा युग्मक धानी। मादा युग्मक धानी बनती है जिसमें दो स्त्री धानियां होती हैं, जिसमें सामान्य भाषा में बोले तो जायांग, जिसमें दो स्त्री धानियां होती हैं। अब जो लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी से विभिन्न अवस्था के समय समय पर विभिन्न अवस्था के लघु बीजाणु मुक्त होते हैं। मुक्त होकर पुंधानी बनाते हैं। पुंधानी व नर कोशिका बनाते हैं। ठीक है। अब नर युग्मक जो है स्त्री धानी में बनेंगे और लघु पुंधानी में नर कोशिका बनेगी। अब इनमें निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात स्त्री धानी में भ्रूण कोश होते हैं और स्त्री धानी में अंडाशय नहीं होता। भ्रूण कोश तो होता है लेकिन अंडाशय नहीं होता। बीजांड नग्न रूप से पाया जाता है। बीजांड नग्न होता है, अंडाशय नहीं होता, बीजांड नग्न होता है। ये स्पेशल इसका कैरेक्टर है। अब इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है किंतु बहुभ्रूणता पाई जाती है किंतु एक ही भ्रूण विकसित होता है। एक ही भ्रूण विकसित होता है। एक ही भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, तो ये थे इसके मुख्य लक्षण। पहला बहुवर्षीय काष्ठीय शाखित या अशाखित होता है। जड़ें मूसला व शाखित होती हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, फॉलिएज हरी, शल्की सूखी व भूरे रंग की। जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सहकोशिका नहीं पाई जाती। द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, यानी तना पहले पतला होता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है। ये विषम बीजाणु होते हैं। गुरु बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी अलग अलग होती हैं जो शंकुओं का निर्माण करती हैं। उनमें विकसित होते हैं गुरु बीजाणु के
और लघु बीजाणु विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु के जब मुक्त होते हैं तो उनके अंकुरण से मादा युग्मक धानी बनती है जिसमें 2 स्थिर धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानी से विभिन्न अवस्था में लघु बीजाणु मुक्त होते हैं जो आगे चलकर पुंधानी और नर कोशिका का निर्माण करते हैं। स्थिर धानी में अंडाशय नहीं होता, बीजांड लग्न रूप से पाया जाता है, ग्रीवा भी नहीं होती और इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। भ्रूण बहुत ज्यादा होते हैं किंतु उनमें से एक भ्रूण ही विकसित होता है। ये थे इसके मुख्य लक्षण और अब हम पढ़ेंगे इसका आर्थिक महत्व। इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। जो ये एंजियोस्पर्म होते हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा होता है किंतु जिम्नोस्पर्म का बहुत ही अधिक अलग अलग क्षेत्रों में इसका आर्थिक महत्व है। तो पहला तो ये काष्ठी पौधे होते हैं तो इनसे काष्ठ मिलती है, काष्ठ प्राप्त होती है जो विभिन्न कार्यों में आती है। क्या प्राप्त होती है? काष्ठ, जैसे चीड़ है, देवदार, चीड़ व देवदार से और इनका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। चीड़ और देवदार जो है वो अनावृत बीजी पौधे हैं। इसका जो दूसरा आर्थिक महत्व है, साइकस रेवोल्यूटा नाम का एक पौधा होता है, साइकस रेवोल्यूटा। इससे वो चीज बनती है तो बच्चों को बहुत पसंद है, से साबूदाना बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। बच्चे लोग बहुत चाव से खाते हैं, इसको बनाया जाता है। इसके तने के अंदर, इसके जड़ से अंदर से जो पदार्थ मिलता है उससे साबूदाना बनाया जाता है जिसका उपयोग भारतवर्ष में व्रतोपवास में किया जाता है। फिर इसमें जो साइकस रम्फाई है, एक पौधा होता है जिसका नाम है साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई के पौधे से, साइकस रम्फाई के बीज अंडमान वासियों द्वारा खाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में आदिवासी प्रजातियां रहती हैं, वो लोग इसको खाते हैं। अंडमान वासियों द्वारा खाए जाते हैं। अंडमान वासियों द्वारा इसके भी खाए जाते हैं। अगला जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जो पेंट उद्योग में जिसका बहुत योगदान है, तारपीन का तेल। आपने नाम सुना होगा, तारपीन के तेल को पेंट वगैरह को गाढ़ा करने में, पेंट को घोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो तारपीन का तेल पाइनस नाम के पौधे से, पाइनस नाम के पौधे से उसका जो रेजिन निकलता है उससे प्राप्त होता है। पाइनस के रेजिन से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल। फिर अगला है, इसमें एक पौधा है जिसका नाम है एफेड्रा। एफेड्रा के पौधे से दवाई बनाई जाती है, होम्योपैथिक दवाई। पौधे से एफेड्रिन नामक होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है। एफेड्रिन दवा बनाई जाती है जो खांसी व दमे के उपचार में काम आती है। किस किस में काम आती है? खांसी और दमे के उपचार में। खांसी व दमे के उपचार में उपयोग की जाती है। ठीक, तो ये हो गया किसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स का। ये काष्ठीय होते हैं यानी बहुत ही कठोर लकड़ी इनमें होती है
जैसे चीड़ और देवदार, अन्य भी पौधे हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त की जाती है। बहुत ही आर्थिक महत्व की लकड़ी है। दूसरा साइकस रिवोल्यूटा, एक पौधा वृक्ष है जिसके तने से जड़ से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस रम्फाई, इसके बीज अंडमान में जो लोग रहते हैं आदिवासियों द्वारा खाए जाते हैं। तारपीन का तेल पाइनस के रेजिन से प्राप्त किया जाता है, बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पेंट उद्योग में, पेंट को पतला करने में। एफेड्रा के पौधे से एफेड्रिन दवा बनाई जाती है जो होम्योपैथिक दवाई है और खांसी व दमे के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। तो आप देखिए ये इमारती लकड़ी प्राप्त होती है इमारती उद्योग में, ये भोजन के रूप में, ये भी भोजन के रूप में, ये पेंट उद्योग में और ये औषधि उद्योग में। इतनी जगह पर इन पौधों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आपने आज क्या क्या पढ़ा? आज पढ़ा आपने टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में पढ़ा और आप इनके बारे में समझ गए होंगे। पौधों के नाम याद रखने हैं, लक्षण याद रखने हैं। इसके बाद और अच्छे से वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आंसर्स तो आप दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रही। ओके।